बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज सबको बताया, पूरी दुनिया को बताया कि उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग नहीं लड़ सकता। इनफैक्ट वो किसी भी ऐसे मुल्क की जंग या ऐसे लोगों की जंग नहीं लड़ना चाहता जो अपने लिए ख़ुद नहीं लड़ सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बारहा वेरी क्लियरली ये बावर कराया कि अफ़गान फ़ौजियों को हर तरह से इक्विप करने की, हर तरह से तैयार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए खड़े नहीं होना चाहते, अपनी आवाम के लिए नहीं लड़ना चाहते। लिहाजा उन्होंने जो तालिबान थे उनको अफ़गानिस्तान सौंप दिया। हैवन सेड दैट अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। आज ये प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं उनकी गुफ्तगू से बात वाज़े भी हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आज हम ये कह सकते हैं कि जो हुआ वो शायद इसी तरीके से प्लान्ड था। आज हम शायद ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल वैसे हुआ। अमेरिका ने अपनी लेगेसी आगे अफ़गानिस्तान को, आगे जो तालिबान के कंट्रोल में अफ़गानिस्तान है उसको आगे फॉरवर्ड कर दी है। अब वो जाने कि उन्होंने अपना मुल्क कैसे चलाना है। अमेरिका का एज दे से लाउड एंड क्लियर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो शिकस्त है, जब तारीख़ में लिखा जाएगा, जब ये बात दोहराई जाएगी कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद, तो शिकस्त तालिबान के नाम नहीं आएगी, शिकस्त अमेरिका के नाम ही लिखी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो हम कल समझने की भी कोशिश कर रहे थे और आज हम मज़ीद अपने सियासतदानों से, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है, पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान में अमल हुआ, क्या हमारे सियासतदानों ने, क्या हमारी क़यादत ने, क्या हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, वो क्या इस बारे में सोचते हैं और आगे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या होने वाला है, ये हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से मुबारकबादों का सिलसिला दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, मैंने कल भी नाम लिया, आज फिर लूँगी, चाहे जमात इस्लामी हो, सिराजुल हक साहब हों, चाहे मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी हो, वो तो बिल्कुल सीधा सीधा मुबारकबादें दे रहे थे बड़ी अर्ली स्टेज के अंदर। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ शुरू हो जाएगी अगेन, वही डिबेट 2021 में बैठ करके हम करेंगे, अगस्त 2021 में बैठ करके, गुड तालिबान बैड तालिबान। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नाम ये शिकस्त नहीं लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं आया है। अगर देखा जाए तो तमाम तर लोग जो कि इस पूरी एक्टिविटी से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या जो तमाम लोग जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी एक्टिविटी इफ़ेक्ट कर सकती है, वो तमाम तर लोग ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान, आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में ये डिबेट चल निकलेगी, गुड तालिबान बैड तालिबान। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी, जहाँ सच मुझे उससे याद आया कि मुझे ये नहीं पता कि हमारे ऑपोजिशन लीडर ने क्या बोला है, मैं ढूंढ रही थी, हो सकता है कुछ बोला हो, मेरी नज़र से चला गया हो, PMLN के मैं पार्टिसिपेंट से इस बारे में पूछूंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल ने जिस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पर उन्होंने सही बात उठाई है, सोच विचार में नहीं पड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाई नेशनल प्लान पर हमें अमल करना पड़ेगा, हमें जिन तालिबान ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उसके साथ हमने आगे कैसे मूव करना है, वी हैव टू एक्चुअली लुक इनटू दिस मैटर। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी जाफ़र इकबाल साहब PMLN से, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मावन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। शो का आगाज़ हैदर जमान कुरैशी साहब आपसे करूँगी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बिलावल ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि पार्लियामान की सियासत करते हैं, हम उनकी पार्लियामान की सियासत के कायल भी हैं, तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन सर जब वो ये कहते हैं ना कि पार्लियामान में आकर इसका जवाब देना होगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होगा, क्या करें? इमरान खान या हुकूमत पार्लियामान में आके आपको ये बता दे कि हाँ जी हमने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, हमने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया, बस आपकी तसल्ली हो जाएगी। इसके अलावा और क्या मतलब बनता है कि पार्लियामान को जो है वो एतमाद मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनस बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अफगान सिचुएशन पे कल एक हंगामी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया और उसमें ये बहुत घंटों इस पे डिबेट हुआ। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय दी है। गो अगर उस पर अमल दरामद नहीं भी हुआ, ये हमारा एक नेशनल फरीज़ा है। और इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ, हुकूमत ने जो कॉल ऑन किया, वो बिल्कुल इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तब तक
जी हैदर भाई, ओके, आई थिंक सो वी लॉस्ट द कनेक्शन। इनका प्लीज़ इनको टेलीफोन लाइन पे ले लीजिए ताकि हम इनसे बात कर सकें। मैं जाफर इकबाल साहब आपकी तरफ आऊँगी, वापस फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे जब हमें ज्वाइन कर लेंगे। जाफर भाई, एक्सेप्ट कर लिया आपने, क्योंकि मुझे तो शहबाज शरीफ साहब का बयान कहीं नज़र नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा होगा। कोई बयान दिया है एज एन अपोजिशन लीडर, PMLN की क्या पॉलिसी आई है जो अफगानिस्तान में हुआ है, ज़रा बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। चीमा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। PMLN एज एन अपोजिशन पार्टी क्या चाहती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये जिस तरह का पूरी एक्टिविटी हुई है, जो पूरा एक चेंज आया है, उसके अंदर क्या एक किरदार अदा करे? बहुत शुक्रिया। PMLN ने जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला बतौर वज़ीर आज़म, तो कौमी असम्बली के अंदर पहली जो तकरीर की वो बहुत वाज़ेह पॉलिसी उसमें थी कि हम अपने हमसाए बदल नहीं सकते, और फिर उसके ऊपर अमली तौर पे काम किया और काम ये किया, और उसमें बॉटम लाइन ये थी कि इस खित्ते में बसने वाले लोगों को इस खित्ते के मुतालिक फ़ैसले करने चाहिए। अब खित्ते में बसने वाले कौन लोग हैं और क्या फ़ैसले करने हैं, और सबसे अहम इशू जो करीब तरीन हमारे था और जिससे हम पिछली अगर 4-5 दहाइयाँ मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसमें से हम गुज़रे और बहुत ज़्यादा कीमत पाकिस्तान ने उसकी अदा की, तो वो अफ़गानिस्तान का मसला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अफ़गान क़यादत, चाहे वो हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर लोग थे, हाँ। रशिया, तुर्की, ईरान, चाइना, इन सब को साथ मिलाया, और शायद बहुत अरसे बाद एक कॉन्फ्रेंस रूस में हुई जिसमें अमेरिका नहीं शरीक था लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग भी शरीक थे, रशिया मौजूद था, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, और मिल बैठ के ये बात सोच रहे थे कि इस खित्ते के अंदर कैसे पायदार अमन कायम किया जाए और कैसे इन सारी रियासतों की जो हकीकत है उसे तस्लीम किया जाए। और फिर वो बात आगे ना चल सकी और ना सिलसिला आगे बढ़ सका, और उसके बिल्कुल बरक्स उस सोच के या उस पॉलिसी के अमेरिका अपनी जगह अपना काम करता रहा। और आज की सूरत हाल में जो आपका सवाल है, देखें, हम तालिबान को नहीं रोक सकते, हम अमेरिका को नहीं रोक सके थे, हम अशरफ गनी साहब को नहीं रोक सके थे, लेकिन इसका जो असल दूसरा पहलू है बतौर पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं, तो हम एक अरसा से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हमारी जंग नहीं है, और उस जंग में चाहते या ना चाहते हुए अमेरिका बहादुर ने हमेशा ये किया कि अवामी क़यादत को पीछे करके वो डिक्टेटरशिप की हमायत करते रहे। ज़िया साहब के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुशर्रफ साहब का सहारा लिया, और तब भी ऐसा ही हुआ। और आज भी आपकी जो खारजा पॉलिसी है, आपके जितने मसाइल हैं, वज़ीर आज़म लाइलम हैं और हमारी अस्करी क़यादत उनको डील कर रही है। आज भी ये सारे फ़ैसले, और अगर आप पिछले साल भर के जो है वो तबसरे, बयान, कुवैत, कतर, मुलाकातें, बैठना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू, और अभी आपने अपने इब्तदाइये में मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक साहब का तज़किरा किया। ऑफिशियल बयान क्यों नहीं आया PMLN की तरफ से? पहले अपनी बात कर लेना, फिर आगे सेकंड राउंड में मैं ऑफिशियल बयान की तरफ आता हूँ जी, बिल्कुल आता हूँ, बिनश आ रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल बयान की तरफ आ रहा हूँ। आपने इमरान खान साहब का ऑफिशियल बयान का जिक्र नहीं किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर गुलामी की जंजीरें टूटी। आज ये सरकारी बयान है रियासत पाकिस्तान का, इसके ऊपर बात कीजिए। क्या अशरफ गनी ने गुलाम बनाया हुआ था? हाँ, नहीं। अमेरिका ने गुलाम बनाया हुआ था? भाई, अमेरिका को आपने यही तालिबान उठा के दिए थे, और आज वही तालिबान अगर वापस आए हैं अमेरिका की मुशावरत से, और उसके बाद रियासत पाकिस्तान, ऑफिशियल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या कोई जमात अपना बयान नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए। हमें इसके ऊपर कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, और कौमी पॉलिसी कहाँ बनेगी? वो ऐवान के अंदर बनेगी। और आज की सूरत हाल से पहले भी बारहा इसके ऊपर हुआ और कहा गया वज़ीर आज़म साहब से कि आप ऐवान में तशरीफ लाएं। जी बिल्कुल, ऐवान में बनेगी, आपका पॉइंट। और अगर ऐवान में नहीं बनेगी
जमशेद भाई की तरफ जाना है। जमशेद भाई ज़रा मेरे साथ बने रहिए, मैं ज़रा पीपल्स पार्टी की बात पूरी सुन लूँ ताकि आप अपनी ऑपोजिशन को अच्छे से ज़रा जवाब दे सकें। जी हैदर भाई, आप मेरे साथ अपनी बात मुकम्मल कीजिए। ये अभी नून लीग भी कह रही है ऐवान में आए, आपने भी कहा पार्लियामान में आके, जिस तरह आप ये जाफर भाई कह रहे हैं, अगर खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अगर सफारत खाना बंद नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर पाकिस्तान एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा है, पार्लियामान में आके वो एक बयान दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आप क्या कर लेंगे उसके खिलाफ? जी हैदर भाई मुकम्मल करें। बीनेश में मुकम्मल कर लेता हूँ। देखिए, इस तरह बयान देने से नहीं होता, पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, उसके ऊपर डिबेट होगी, फिर फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, सेनेट की है, नेशनल असेंबली की है, फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों की बता सकते हैं, अक्रॉस पार्टीजन आप इसको डिलिबरेट करें। देखिए, बुनियादी 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत समझती है कि हमें अफगानिस्तान के मामले को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लेंस से देखना चाहिए, और हम यही उम्मीद करेंगे हुकूमत से। हमें ना अमेरिकन लेंस से देखना है, ना हमें चाइनीज लेंस से देखना है, ना रशियन लेंस से देखना है, ना इरानियन लेंस से देखना है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर हम हैं, हमारा मफाद है, हम देखेंगे। सेकेंडली, हम ये चाहेंगे कि वहाँ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को आकर नहीं होगी जो भी हैं अफगानिस्तान में, तो फिर वो एक डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट रहेगी। डिस्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को है और किसी और मुल्क को नहीं है। ये हमारा सेकंड इंटरेस्ट है। हमारा थर्ड इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ने जो सीपैक कॉरिडोर बनाया है, हम इसके अंदर ईरान को, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को ला रहे हैं, तो एक स्टेबल जो गवर्नमेंट रहेगी अफगानिस्तान में, वो इस सीपैक को सपोर्ट करेगी, ना कि उसके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। चौथी बात, देखिए, ये जंग किसने जीती है, किसने नहीं जीती, तो हिस्टोरियन लिखेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें से 2-3 सबक हैं जो सीखने वाले हैं। नेटो फोर्सेस को भी हैं कि कभी किसी की कहने के ऊपर किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या किसी की सदारत या किसी की हुकूमत बनाने के लिए एक्सटर्नल ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। ये भारत जैसे ममालिक के लिए भी एक पैगाम है कि आप क्रॉस द बोर्ड जाकर अरबों डॉलर फेंक दे। हैदर भाई, आपका पॉइंट आ गया, वापस आऊंगी आपके पास, आपका पॉइंट आ गया, आई विल कम बैक टू। नहीं हुआ, कहना चाह रहा हूं कि देखिए, गुड तालिबान बैड तालिबान का आपका बहुत खूबसूरत पॉइंट था। देखिए, तालिबान गुड या बैड की बात नहीं है, आप उनको या कोई किसी को कैसे इस्तेमाल करता है। तालिबान से शायद हिस्टोरिकली ये गलती हुई कि शायद जब उन्होंने अलकायदा या दाइश या आईएसएस के साथ नेक्सस बनाया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान को जो है एक्सेप्टेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। मैं सर वापस आती हूँ, मुझे सेगमेंट में पीटीआई को शामिल करना है। हैदर भाई वापस आऊंगी आपके पास। जी जमशेद चीमा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सर, इमरान खान साहब को जब वो अपोजिशन में थे तो उनको ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले तालिबान खान कहकर पुकारा करते थे, और तब उनको बहुत बुरा भी लगता था। अब जिस तरह से सिचुएशन है कि अगर हम देख रहे हैं कि ना अफगान सफारत खाना अभी तक बंद हुआ है, ना उसके ऊपर कोई हमारे पास ठोस पॉलिसी आई है। जमशेद चीमा साहब, आप बड़े करीब भी हैं इमरान खान साहब के, उनके मावन ख़ुसूसी हैं, स्पेशल एडवाइस भी करते हैं उनको आप चीज़ों के ऊपर। आप लोगों ने कुछ सोचा है कि इमरान खान साहब क्या कहेंगे पार्लियामान में आके, या आवाम को एड्रेस किस तरह से करेंगे? क्योंकि हल्का से उनको तालिबान खान कह दिया जाता था तो उसके ऊपर तो बहुत गुस्सा करते थे। अगर आके एक्सेप्टेंस का बयान देंगे तो रिपरकशंस का तो अंदाज़ा होगा सर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जो खान साहब की पॉलिसी थी या खान साहब का विजन था कि यहाँ इसका मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गानिस्तान का सलूशन जो है वो मुज़ाकरात में है, और आप कह लें इंक्लूसिव गवर्नमेंट में है। सारे तबकों को मिला के, जो एथनिक हैं, इलाकाई हैं, फिर आगे आप कह लें मजहबी या लिसानी बुनियादों पे वो सारे शामिल होंगे, ओन करेंगे, इंक्लूसिव होंगे, तो फिर वहाँ पे अमन आएगा। और हम अमन के पार्टनर हैं। वहाँ पे जंग या किसी का जीतना या किसी का हारना, वो एक तो ये कि ये फैसला को नहीं हो सकता।
जिस तरह कबायली इलाका है, ये कबायली एक कल्चर है, पहाड़ी इलाका है, एक थिनली पॉपुलेटेड लोग हैं, फिर उनके स्टेक्स नहीं हैं, वो थोड़े से चने खा के गुड़ खा के पड़े रहते हैं किसी गार में, किसी पहाड़ पे। इस तरह के लोग जंग को लंबा कर सकते हैं, अपना एक कह लें कि अपने ईगो को पालते रहते हैं, गन लेके बैठे रहते हैं। तो इस तरह के लोग वहाँ आप कह लें कि अमन ये जंग इसको जितना भी लंबा किया जा सकता है, कोई करना चाहे कर सकता है, लिहाजा इंक्लूसिव होना बड़ा ज़रूरी था और वो आज हुआ। वो जो खान साहब 20 साल पहले कहते थे, 25 साल कहते थे, जिन लोगों का जहन गुलामाना था, समझते कि अमेरिका जैसी ताकत के सामने ठहर नहीं सकेंगे, वो गलत साबित हो गए और इमरान खान ठीक साबित हुए। सो पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है कि हम ज़्यादा अच्छा जानते थे अफ़गानों की कल्चर को, अफ़गानों की आदात को और उनकी जो कैपेसिटी टू वार उसको। फिर आप अफगानियों को भी ज़्यादा अच्छे से जानते थे। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अच्छा, मुकम्मल करें। अच्छा, दूसरी जो बात है, दूसरी जो इसमें बात है कि इसमें आप कह लें कि इसमें ये जो जंग है या आज भी सिचुएशन वही है कि आज भी कोई अगर सिर्फ तालिबान वहाँ पे हुकूमत करते हैं और समझते हैं हम जीत गए, तो इससे अमन नहीं आएगा। इससे खित्ते में स्टेबिलिटी, ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी, ना आप कह लें सोशल स्टेबिलिटी, दोनों नहीं आएंगी। लिहाजा आज हमारे और अमेरिका के ये महज़ब दुनिया के जो मुफादात हैं वो यकसा हो गए, एक हो गए। हम सारे एक पेज पे हैं कि हम सारों के लिए ये मुफीद है कि इस खित्ते में अमन आए, इस खित्ते में ट्रेड हो, इस खित्ते में आप कह लें कि ये जो महज़ब दुनिया की तरह रहें, ये दुनिया के साथ चलें। सर एक सवाल रखूं आपके सामने। जी बिस्मिल्लाह। TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कब तक बॉर्डर्स बंद रहेंगे, कब तक इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी? वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनके साथ आप क्या करेंगे? आपने कुछ प्लान किया है? बिलावल अगर कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो, तो उसमें जाहिर सी बात है हुकूमत ने ही तो अमल दरामद कराना है। आप किस तरह अमल कराएंगे? ये दो चीज़ें मुझे ठोस ज़रा बता दीजिए, फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ। इस मुल्क में गन सिर्फ फौज के पास होगी। जिसको स्टेट तनख्वाह देती है उसी को गन देती है। जिस बंदे को स्टेट तनख्वाह नहीं देती और वो गन उठाता है, इस स्टेट को बारे में नहीं है, ये स्टेट उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सादा सी बात है, ये पॉलिसी है, यही महज़ब दुनिया की पॉलिसी है, यही महज़ब मुल्कों का चलन है, यही हमारा चलन है कि जिस बंदे तनख्वाह स्टेट गन और तनख्वाह इकट्ठा देगी। मतलब अपने तौर पर कोई बंदा गन नहीं उठा सकता, अपने तौर पर किसी को गन की इजाज़त नहीं होगी, वो कबाइल के नाम पे हो, वो TTP के नाम पे हो, वो किसी और नाम से हो, वो किसी और नाम से हो। किसी भी बंदे को तनख्वाह के बगैर गन उठाने की, एक डेजिग्नेटेड पोजीशन के अलावा गन उठाने की, एक ऑफिशियल पोजीशन के अलावा गन उठाने की इजाज़त नहीं है। सिंपल सी बात है। और वहाँ पे जो है, वहाँ हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। वो एक अफ़गानियों का इंटरनल मामला है, वो इंटरनल निबेड़ें, हम भी उसमें शामिल होंगे सुलह कराने के लिए, हम शामिल होंगे, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे उनको आपका इकट्ठा बिठाने के लिए, उनको मुज़ाकरात को कंक्लूड करने के लिए। हम कहेंगे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, वहाँ औरतों के हकूक रहें, मुखालिफिन के हकूक रहें। सर आप पहले अपनी ऑपोजिशन को तो इकट्ठा बिठा लें, आप पहले खुद तो ऑपोजिशन के साथ बैठ जाएं। आप अफगानियों को इकट्ठा बिठाने में हेल्प करेंगे। चलें जी, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से बिल्कुल गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और ऑफ कोर्स PTI तो हमारे साथ है ही। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, हैदर जमान कुरैशी साहब, जाफ़र इकबाल साहब, जमशेद चीमा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। जाफ़र इकबाल साहब, अगर ये शिकस्त अमेरिका की है तो ये शिकस्त नवाज शरीफ की भी है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, और खैर मैं विटनेस भी हूँ, क्योंकि जब एक दौरे पे हम नवाज शरीफ साहब के साथ गए थे तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अशरफ गनी साहब के साथ। अशरफ गनी साहब ने उन्हें अपने स्केड्यूल से हटकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। अच्छा एक रेपो शेयर करते हैं नवाज शरीफ साहब अशरफ गनी साहब के साथ। हैवन सेड दैट अगर अमेरिका को शिकस्त हुई है तो नवाज शरीफ को भी शिकस्त हुई है, इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ की उस ग्रुप के साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी जिसको अभी 2 हफ्ते पहले सर, वो जो एक गलत आदमी है जो पता नहीं क्या पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं, वो जो है नवाज शरीफ साहब के साथ मिले थे। तो सर आप इस शिकस्त को तस्लीम करेंगे? बिनिश मियाँ, नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, जितने भी ममालिक इस खित्ते के हैं,
उन सब की मुंतखब क़यादत थी या जो हुक्मरान थे उनसे मिलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह सब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ ना हो। बतौर एक मुल्क के वज़ीर आज़म और मुंतखब क़यादत के लोग उनका एहतराम भी करते हैं, उनसे मिलना भी पसंद करते हैं और उनके साथ मिल के इस खिते के मामलात को आगे बढ़ाना भी पसंद करते हैं। अशरफ गनी या अफ़गान ये लोग हैं, इनके साथ कोई ऐसे पर्सनल ना उससे पहले ताल्लुकात थे ना बाद में होंगे, जो थे वो बतौर सरबराह ममलकत थे और वो होने चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ की शिकस्त कोई ऐसी इसमें कहीं लिखी हुई बात नहीं, और ना आप इस बात से कह सकते हैं कि अगर वो जिन जिन ममालिक में जिन जिन लोगों से मिले, अगर वो दोबारा मुंतखब नहीं हुए, दोबारा उन्हें क़यादत नहीं मिली या उनको लोगों ने वोट नहीं दिए, तो आप मियाँ नवाज शरीफ की शिकस्त कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की ये फतह रही हमेशा कि अक़वाम आलम की क़यादत उन्हें मिलना और उनसे बात करना बतौर मुंतखब क़यादत पाकिस्तान की पसंद करते थे और उनके साथ मिल के पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे भी बनाते थे। अभी जमशेद चीमा साहब जो कह रहे थे और बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव कर रहे थे, आप ये देखिए कि 2 इजलास हुए जो है वो UN के अंदर सलामती कौंसल के, दोनों में पाकिस्तान को बोलने का मौका नहीं मिला। ये इमरान खान साहब का विजन है और ये इनकी खारजा पॉलिसी है। पिछले 1 साल में बता दें कि इमरान खान साहब ने ये जो अल्फाज इन्होंने बहुत अच्छे बोले कि जी तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम इलाकाई लोग, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिल बैठ के एक वसी तर हुकूमत होनी चाहिए। इमरान खान साहब की कोई एक काविश, कोई एक ऐसा काम बता दें जो पिछले 1 साल में इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के लिए किया हो, जिसके तहत वो कह सकें कि मेरा इनसे रब्ता था और मैं इनको इस जो है वो इशू की तरफ, इस एजेंडे की तरफ लेके आना चाहता था कि हम जो है एक वसी तर हुकूमत बनाएं। फिर इमरान खान साहब का जो परसों का बयान था या कल शायद उन्होंने दिया है, क्या वो उनकी इस पॉलिसी की अक्कासी करता है वसी तर हुकूमत की? उन्होंने तो सीधी सी बात की, गुलामी से निजात मिली, तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनको वो कैसे तालिबान के साथ बिठाने के लिए तैयार थे? आखिर वो भी वोट लेकर आए थे, उन्होंने भी इंतखाब लड़ा था और वो भी अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर बैठे हुए थे। फिर एक और बात इन्होंने कह दी, हम ना किसी के हमायती हैं ना किसी के मुखालिफ हैं। भाई आप कहाँ से इतने बड़े न्यूट्रल आ गए और इतने बड़े, आपने दुनिया के अंदर कोई सियासी आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का मुखालिफ भी नहीं और किसी का हामी भी नहीं। आप कैसी हुकूमत है, आप कैसे वजीर आजम हैं कि आपका कोई मौक़िफ़ है ही नहीं? आपको बतौर रियासत देना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका की आप शिकस्त की बात कर रहे हैं, मैं बतौर तालिब इल्म तारीख़ का और सियासियात का, अमेरिका को कोई शिकस्त नहीं हुई, कोई बगले ना बजाए। अमेरिका ने ये जंग रूस के ख़िलाफ़ लड़ी, ज़िया साहब को इस्तेमाल किया, दोबारा खुद आना चाहा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस्तेमाल किया, और यही लोग तालिबान, इनको परवेज़ मुशर्रफ और उस वक़्त की हुकूमत ने पकड़ पकड़ के डॉलरों के इवज़ हवाले किया। ज़िया साहब ने इन्हीं लोगों को मिरान शाह और ये सारा इलाका जो हमारे लिए वबाल जान बना रहा और आज भी है, वहाँ ला ला के अरब ममालिक से आबाद किया और अफ़गानिस्तान के जिहाद के लिए तैयार किया। और फिर आज के दौर में मेरे नज़दीक ये है कि उन्होंने उन लोगों को दोबारा अपने सांचे में ढाल के, जो पहले तालिबान के नाम पे अमेरिका के मुखालिफ लड़े थे, आज वो अमेरिका के कहने पे आए हैं और अमेरिका के कहने पे जो फ़ौज है अफ़गानिस्तान की, उन्होंने सरेंडर किया है। आज अमेरिकी जो सफारत खाना है, क्या वो महफूज नहीं है काबुल के अंदर? क्या आज भी अमेरिकन वहाँ नहीं बैठे हुए? क्या आज भी उनके त्यारे वहाँ नहीं उतर रहे और जा रहे? क्या अभी जो कतर एयरपोर्ट, दोहा एयरपोर्ट पे बैठे हुए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तो कतर के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? क्या अमेरिका का नहीं है? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और मेरे नज़दीक ये होगा कि आइंदा जो भी सेटअप अफगानिस्तान के अंदर बनेगा, अमेरिका उसके ज़रिए अगले 10-20 साल फिर इस खित्ते के अंदर बदअमनी उसी तरह रखेगा और इसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी है, ईरान को अदा करनी है, तुर्की को अदा करनी है और बाकी जो वस्त एशिया के ममालिक हैं। पाकिस्तानी क़यादत, जब मैं लफ्ज़ क़यादत कह रहा हूँ तो कतन उससे मुराद सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है। इमरान खान साहब खुदा के लिए सारी सियासी क़यादत को लेके बैठें, सारी मजहबी क़यादत को लेके बैठें और फैसला करें, और फिर आप इन ममालिक से जो खित्ते के अंदर हैं उनसे भी राब्ता करें ताकि आप कोई बेहतर किरदार अदा कर सकें।
इस बहस से ठीक है। निकलें कि आप एक मिनट। अफगानिस्तान को दूसरों एक से मिनट। बेहतर जानते हैं। मैं इससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं, चीमा साहब, ये जिस तरह से अभी जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं, आप लोग कॉलीग्स हैं आपस में, जाहिर सी बात है, अगर वो कह रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे डिसाइड कर लें कि आप इनके साथ बैठेंगे, एटलीस्ट इस इशू पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और किसी इशू पर बैठें या ना बैठें। अभी आप मुझे पिछले सेगमेंट में बता रहे थे कि किस तरह आप अफगान लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, गारंटी करेंगे कि चलें जी आपस में उनकी एक तरह से दोस्ती रहे, उनको आप फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, अपनी ऑपोजिशन को करेंगे सर फैसिलिटेट, उनके साथ बैठेंगे। देखिए, ये तो कहीं जमहूरियत में ये होता ही नहीं है कि किसी जगह आप कह लें मुज़ाकरात कभी बंद हो जाएं या डायलाग बंद हो जाए। फिर कौमी असम्बली तो प्लेटफार्म है इसका, सेनेट प्लेटफार्म है इसका, उसके अलावा कमेटियाँ बनी हुई हैं वो प्लेटफार्म है इसका, फिर उसके अलावा ऑप्शन है कि किसी भी वक्त आप इकट्ठे बैठें। देखें, जो आप कह लें कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो बजट के बाद हुआ था, तो उसमें अपोजिशन की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब उसमें शामिल ना हों। मतलब इनको और हमने अपनी ईगो नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईगो नहीं रखी अपनी। ये कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बंदा इलेक्ट हो, उसके इलेक्ट होने के बाद उसको पहली स्पीच ना करने दी जाए। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म चीमा साहब वापस आ जाएं, आज के दौर की बात करें, छोड़े पहली सब स्पीच चुप कर जाएं, सुन चोर ले, सब सुन चुप ले, कर सुन ले, जाएं, जाफर भाई सुन ले। चोर सब चुप करें ना, चोर सब ऐसे ना इतना भी सब्र नहीं यार आप में, आप इतना भी सब्र नहीं करते आप। अच्छा, सो आप अगर पहली स्पीच भी किसी को नहीं करने देते, आप उसको बाद में भी कहते हैं कि हमारी ईगो, और फिर बाहर निकल कहते हैं कि हमें बुलाते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। फिर दूसरी बात देखें, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चौधरी जाफ़र साहब यहाँ मुझे उल्टा सीधा बात करें तो मैं क्यों नहीं इनको करूँगा। ये अगर मुझे बात करते मुझे सिलेक्टेड कहें तो मैं इनको क्या कहूँगा, मैं इनको वैसे मुंह चाटने वाला भी कहूँगा, अभी मैं तक गुलाम वैसे भी उन्होंने कहूँगा, कहा नहीं मैं है। इनको फौजियों का बदला भी कहूँगा, सारा कुछ विनिश, कहूँगा। मैं इस बात का जवाब देना नहीं, चाहूँगा। बात देखिए, जी, जी, मैं आपकी बारी पर आऊंगी। मैं आऊंगी जाफर भाई, आपकी तरफ आऊंगी। मैं कहता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि देखें, इसमें फ्रैंकली हर की चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, या एक मतलब आप कह लें कि आपके जो TORs होते हैं, उन TORs का तहत करना होता है। मैंने और जाफ़र साहब ने, देखें, मैं जाफ़र साहब का नाम सीधा बुलाऊंगा तो मैं इकट्ठा बैठ सकता हूँ इनको, मैं इनकी इज्जत करूँगा, साहब कहूँगा तो मैंने मानूंगा तो मैं साथ बैठ सकता हूँ। ये मेरे नाम को जमशेद चीमा या मेरे नाम को आपके लिए एडवाइज़र मानेंगे तो हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, अगर नहीं मानते तो इकट्ठा नहीं बैठा जाता, मुश्किल होता है। सो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट को इकट्ठा बैठना चाहिए, हम बैठेंगे, हम तैयार हैं। जो सब सिर्फ यकीन जाने, आप किसी से पूछें, सड़क पे जाते हुए बंदे से पूछ लें, अगर आप उसका नाम उल्टा बुला के तो कहें जी आप आओ मेरे साथ बैठो, मुझे बुलाओ, भाई क्यों बुलाए वो आपको, कैसे बुलाए आपको। सो इज्जत करना सीखें, इज्जत कराना सीखें, और फिर हम इकट्ठे बैठे हैं। ये जमहूरियत में हर चीज़ होती ही इंक्लूसिव है, ये आइसोलेशन में नहीं होती जमहूरियत। आपका खुदा पाक है और मेरा खुदा नालायक है, या मेरा खुदा जो है वो नापाक है, ऐसा नहीं होता। बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी अच्छी बात की है। मैं आती हूँ वापस आपके पास, चीमा साहब, मैं वापस आती हूँ। हैदर भाई ये तो बिठाना चाहते हैं आप, ऑपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कभी सिलेक्टेड बोलते हैं, कभी उनको तकरीर नहीं करने देते। सर इस तरह करेंगे आप, ये देखें कितने मसाइल हैं दुनिया में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, वो असेंबली में आते हैं, आप उनको बोलने नहीं देंगे इमरान खान साहब को, तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो बैठने के लिए तैयार है सर आपके साथ, आप लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी बातें की चीमा साहब ने, और यकीनन आदाब के जो स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जिसे एंड्रॉयड वर्जन आप कह लें, वो 2014 के कंटेनर पे हमें जो आदाब बताए गए थे, और उसके बाद असेंबली में भी जो तकारीर हुई और उसके बाद भी हुई, देखिए ये ताली दोनों से बजती है। और अभी देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को आखिरी खिताब करने का मौका दिया गया, इसके बाद भी शायद उनको मौका मिल जाए, और करना चाहिए उनको खिताब। वैसे तो वो रोज़ टीवी पर आके भी खिताब करते हैं। अब गुलामी से निजात जो का फ़लसफ़ा उन्होंने कल पेश किया है कौम के सामने, शायद वो फॉरेन पॉलिसी से कोई इतना उसका कनेक्शन नहीं है। और हम जब बात करते हैं, आपने अपने इब्तदाइये में जो बात की, देखिए ये जो कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान में पिछले 10-15 दिनों में, ये शायद आपके लिए या मीडिया के लिए या लोगों के लिए सरप्राइज़ हो, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने दोहा में मुज़ाकरात किए, जिन्होंने वेरियस राउंड्स किए, दिस वाज अ ब्लडशेड फ्री पीसफुल ट्रांसफर ऑफ
और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका की उस तरीके से जिस तरह हम देखते हैं शिकस्त है। जाफर इकबाल साहब की बात से मैं सब तक एग्री करूंगा। उन्होंने अपने लॉसेस को कट किया है, उन्होंने अपना ओवर एक्सपोजर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके खर्च हुए। और आप ये ध्यान में रखें कि आने वाली जो हुकूमत थी जो बाइडेन साहब की, उनका तो इलेक्शन मंशूर ही यही था कि हमने इन फोर्सेस को पुल बैक करना है और हमने इसको टाइमली खत्म करना है। अब आगे क्या होगा वे फॉरवर्ड, उसमें बिल्कुल पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने कि अभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन प्रेजेंस आपको नजर आएगी, इनविजिबल मोड में नजर आएगी। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो खवातीन, माइनॉरिटीज और उसका एक जो चेहरा है वो चेहरा नहीं होगा जो माजी में एक मकरू चेहरा है। बट हैविंग सेड दैट, हमने जो चीमा साहब ने एक बात की, बड़ी अच्छी बात है, आपका टीटीपी वाला सवाल था। देखिए, पाकिस्तान ने 70,000 अपने सिविलियन और फौजी शहीद करवाए हैं। हमने अपने बच्चे, हमने अपने लोगों की जानों का कुर्बानी दी है। हम अमेरिकन की तरह तो नहीं है कि उन्होंने अपने लोगों को जंग में धकेला, हमने धकेला नहीं था। हमारे ऊपर कोलैटरल डैमेज हुआ था, किसी और की जंग थी, किसी और का इंटरेस्ट था, लेकिन हम कुछ गलत फैसलों की वजह से साथ बने, लेकिन फिर हमने उसको ओन किया। क्योंकि पाकिस्तान के तूल और अर्ज से, शहर से लेकर देहात तक और नॉर्दर्न एरियाज तक हमने हर जगह शहादतें दी हैं। तो बिलावल साहब का जो बात है उसको जरूर हुकूमत संजीदगी से ले कि नेशनल एक्शन प्लान उन शहादतों के बाद बनाया गया था और तमाम सूबाई और मरकजी हुकूमत को अपने अस्करी इदारों के साथ बैठकर उसको जरूर करना है। और इसमें कोई हमें शर्म की जरूरत नहीं है। मैं वही पाकिस्तानी प्रिज्म की बात करूंगा, इकोनॉमी भी बाद में आएगी, पर हमने बड़ी शहादतें देने के बाद ये अमन और अमान कायम किया है और 10 साल मुतवातिर एक पॉलिसी रखी है पाकिस्तान में। अब हम तिजारत के नाम सर आपने जो पॉलिसी माजी में रखी है, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं सर, इंटरनल पॉलिसी, उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी बात करनी है। हमने इजाफी अफगान महाजरीन नहीं मुझे ब्रेक लेनी है, हमारे पास ब्रेक लेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब वापस आके इसको हम समेटने की कोशिश करते हैं फॉर द फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद हैदर जमान कुरैशी, जाफर इकबाल एंड जमशेद चीमा साहब। जी जाफर इकबाल साहब, आप पिछले सेगमेंट में कुछ कहना भी चाहते थे, ज़रा प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए और बताइए कि आप क्यों नहीं हुकूमत के साथ बैठना चाहते। आप तो उल्टा ये प्लान करते हैं एज़ पर गवर्नमेंट, एज़ पर जमशेद चीमा साहब कि भाई इमरान खान साहब तो ईवान में आए ही ना। जी सर। बिनिश दो रवैये हैं। एक रवैया बतौर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का था। अभी ये कह रहे थे कि अगर जाफ़र इकबाल अच्छी ज़ुबान बोलेगा तो मैं भी अच्छी ज़ुबान बोलूँगा। इमरान खान साहब और पीटीआई ने जो कंटेनर पे कहा खुर्शीद शाह साहब के मुतल्लिक, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, महमूद खान अचकज़ई के मुतल्लिक, उसके बाद भी ये पता नहीं कौन सा मुँह लेके कौमी असम्बली में आए और कैसे उन सब के साथ बैठते रहे। और मियाँ नवाज शरीफ ने ऐसी कमेटियाँ बनाई जो दोनों ऐवानों के पार्लिमानी रहनुमाओं की नुमाइंदा थीं। सी पैक की बात हो, रूट्स की, यमन फौज भेजने का मामला हो, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उस सतह पर बैठे और उसके ऊपर डिस्कशन की। हाँ, इमरान खान साहब ने तब भी मुनासिब नहीं समझा था, वो किसी मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाते थे। फिर दूसरा रवैया ये कि मियाँ नवाज शरीफ असम्बली में आते थे तो तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से वो जाके हाथ मिलाते थे। इमरान खान साहब लॉबी में बैठे रहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हाथ मिला के अपनी नशिस्त पे चले जाएं तो फिर वो अपनी सीट पे तशरीफ़ लाएं। अब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वो ऐवान में दाखिल होकर वुज़रा की कुर्सियों के पीछे से आते हैं कि कहीं सामने से गुजरते हुए अपोजिशन लीडर को आंखों से ही ना सलाम करना पड़े या किसी पार्लिमानी रहनुमा को। ये रवैया है वज़ीर आज़म मौजूदा इमरान खान साहब का, और कहते हैं कि दूसरों के साथ उनकी ज़ुबान की वजह से ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म बनिए। आप वो जो मासी बेड़े वाली होती है ना लड़ाई, उसको छोड़ें ज़रा। अभी कह रहे थे कि हम जो है वो वसीतर हुकूमत के लिए, ये आप ही के टीवी पे टिकर चल रहा है कि सियासी रहनुमा जो अफ़गानिस्तान के हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रावलपिंडी के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कोई कर रहा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था पहले कि जी हम एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद क्या हुआ कि पीआईए के 2 त्यारे 2 दिन अमेरिकन के कहने पे जाके
जिन जिन लोगों की फहरिस्त दी उसके अंदर अफगान असम्बली के स्पीकर भी हैं और बाकी नुमाइंदे उनको लेकर पाकिस्तान आए। आज भी अमेरिकन हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वहाँ से एवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो कहाँ की हुकूमत, कहाँ की पॉलिसी, कौन चला रहा है? जो चला रहे हैं उनसे लोग जाके मिल भी रहे हैं। कहाँ की ऑपोजिशन की पॉलिसी, मतलब आपने जो बातें नवाज शरीफ साहब के बारे में की बिल्कुल ठीक की होंगी, बिल्कुल मैं उसके ऊपर तो कोई बहस कर ही नहीं रही हूँ सर, लेकिन सर मसला ये है कि उनका भी ट्विटर खामोश है। मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब का भी ट्विटर खामोश है। चले नवाज शरीफ के हवाले से तो हमारे मीडिया पे ज्यादा बेहतर है, अगर सर बहुत अच्छी बात है। देखिए बिनिश, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कुछ बोले ना सर। हुकूमत से तो हम सवाल कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर हम सब बोल रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन से कौन सवाल करेगा? देखिए बिनिश, जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो वो मुल्क की पॉलिसी बनाने के लिए ट्विटर अकाउंट या किसी के अखबारी बयान नहीं चेक करते थे। वो इन सब रहनुमाओं को अपने गिर्द जमा करते थे और कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे मौजूद है सबको जमा करते थे। डिस्कशन होती थी, पॉलिसी बनती थी और वो पॉलिसी पाकिस्तान का वजीर आजम अनाउंस करता था। क्या यमन फौज भेजने वाले मामले पे नहीं हुआ? क्या आज भी वो, हाँ इमरान खान साहब उसमें शरीक नहीं हुए उस इजलास में भी, लेकिन ना हो शरीक। तो इसलिए ट्विटर अकाउंट छोड़िए, इमरान खान साहब, जमशेद चीमा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कल वो ऐवान का नुमाइंदा इजलास बुलाएं, पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं। जो नहीं आएगा पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के साथ है, करीब है आजकल इमरान खान साहब के, उनके पास तो स्पेशल ओहदा भी है। चीमा साहब बिल्कुल करवा सकते हैं ये। चीमा साहब आप सुन रहे हैं जाफर भाई क्या कह रहे हैं? लड़ाई छोड़े, इस मसले को हल करें पाकिस्तान की। जी चीमा साहब बुलवाए भाई ऑपोजिशन को, बैठे टेबल पे बैठे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। चलो ये तो अभी सच्ची बात है, ये गौर करें ना बिनिश, आपको भी पता है और जाफर साहब को भी पता है, इट्स नॉट मैटर ऑफ पॉइंट स्कोरिंग, और आप कह लें हैदर जमान कुरैशी साहब को पता है इट्स नॉट मैटर ऑफ पॉइंट स्कोरिंग। अभी तक डस्ट बैठी नहीं है। दुनिया अभी तक जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, दुनिया शाक में है। उसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, हम भी शामिल है। किसी को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है कि 3 लाख आर्मी। देखें रिसेंटली, सर चुप कर रहे सर, प्लीज सर बात करने दें। नहीं सर, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूंगा। प्लीज बात करें। चुप हम कैसे कर जाएं? जो बातें उन्होंने मुज़ाकरात में तय करके की उस प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान को उन्होंने किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। आपको अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने नहीं देते। आप उनसे डस्ट बैठने की बात कर रहे हैं। जी चीमा साहब जी बोलिए। अच्छा जी गल कर लो। अच्छा मैं बात कर रहा था, हाँ मैं बात कर रहा था कि देखें इसमें आप कह लें कि अभी तक ये जो अपना अशरफ गनी साहब हैं, अशरफ गनी साहब ने जब हम मज़ाकरात पे ज़ोर दे रहे थे, दुनिया सारी मज़ाकरात पे ज़ोर दे रही थी, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन करा दिया और वो जाली सा इलेक्शन करा के खुद सदर बन गए। अब अगर इतनी ताकत है कि आप 3 दिन भी अमेरिका के बाद या एक हफ्ता भी नहीं निकाल सके, तो आप, इसका मतलब है कि आप दुनिया पाकिस्तान में, आप अफगानिस्तान में कहीं थे ही नहीं। और फिर 3 लाख आर्मी, अफगानिस्तान की आबादी देखें और उनकी फ़ौज देखें, शायद आबादी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी। सबसे बड़ी फ़ौज जो है वो 15-75 हज़ार बंदे से 3 लाख की फ़ौज जो है वो मुसल्ला जो है वो शिकस्त खा गई। अब मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका का डिज़ाइन है, मैं नहीं समझता ये अमेरिका का डिज़ाइन है। मैं समझता हूँ कि ये करप्शन ज़्यादा गवर्नमेंट थी और ये नज़रियाती फ़ौज नहीं थी। उन्हें पता था कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनका दिफा नहीं किया, वो खुद भाग गए। जब मौका आया तो वो खुद भाग गए। लिहाजा इस वक्त किसी को नहीं पता कि करना क्या है। यहाँ पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चलनी नहीं है। आप पहले सिर्फ ना तालिबान की चलनी है, ना किसी को आप पहले किसी अबूरी गवर्नमेंट को मान रहा है। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट अंदाज में होनी है। अब किसका रवैया मुहज़्ज़ब दुनिया के मुताबिक है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसका रवैया मुहज़्ज़ब दुनिया के मुताबिक नहीं होगा उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। लिहाजा इस वक्त पॉलिसी बयान ये जो आपने बात की है ना, मुश्किल बात है चीमा साहब, ये जो आपने जुमला बोला है ना कि अभी किसी को नहीं पता कि क्या होना है, ये कसम से $1 मिलियन जुमला है आज की इस पूरी डिस्कशन का। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं हैदर भाई को देना चाहूंगी। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप पॉलिसीज की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। आपको याद होगा, थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आई एम श्योर आपकी नजरों से गुजरा होगा। खास तबके को नवाजने के लिए, कुछ लोगों को नवाजने के लिए आपने उनकी तैनातियां की, यकमुश्त उनको तनख्वाहें दी। आज अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई मुलाजमीन की तमाम जो फवाइद, जो फौरी उसको रोकने की और बहाली के बाद तमाम अदायगियां जो एक साथ की गई हैं उनको वापस करें। सब देखें कितना कुछ सहना पड़ा है आपकी वजह से उन मुलाजमीन को। बीनेश, मैं इस फैसले पे 2 मिनट में तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि
नहीं चाहता कि आपका प्रोग्राम बंद हो जाए और फैसले पे मुकम्मल तबसरा भी ना हो, लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर इस फैसले के अंदर ये भी वो कह देते कि जिन सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को और लोगों को प्लॉट दिए गए वो भी वापस ले लिए जाएं और उनकी मराद भी ले ली जाएं। सिर्फ लाठी चलती है तो 14 से 15 ग्रेड के या